हेलो हेलो बेटा, कैसे हो आप सब। उम्मीद करते हैं बेटा बहुत अच्छे होंगे आप सब। और अपनी पढ़ाई को बहुत बढ़िया तरीके से आप लोग स्टार्ट कर चुके होंगे, क्योंकि एग्ज़ाम में बहुत टाइम तो बचा नहीं हुआ है, बहुत कम टाइम के अंदर आपके एग्ज़ाम होने वाले हैं। तो प्रिपरेशन तो आपकी बेहतरीन चल रही होगी, इस बात में मुझे कोई डाउट नहीं है। बेटा देखो, लास्ट टॉपिक में अंदर हम लोगों ने गॉस लॉ देखा था। गॉस लॉ के अलावा हमने उसकी पहली एप्लीकेशन देखी थी, जिसके अंदर एक स्ट्रेट वायर लिए थे, और स्ट्रेट वायर से कितनी इंटेंसिटी होती है इसका फॉर्मूला देखे थे। आज बेटा हम लोग क्या करने वाले हैं, using Gauss's law to obtain an expression for the electric field due to a uniformly charged infinite plane sheet। एक प्लेन सीट लेने वाले हैं बेटा, एक नॉन कंडक्टिंग प्लेन सीट। जैसे प्लेन सीट मतलब आप समझते हो, जैसे कोई कॉपी होती है, जैसे ये कॉपी है सपोज दैट, तो ये प्लेन सीट है। इस तरह का कोई प्लेन सीट लेना है आपको। जैसे मैंने कहा बेटा, ये देखो, हाँ ये देखो, ये फिर ये और फिर ये क्या हो गया बेटा, एक प्लेन सीट हो गया। ठीक है, ये एक प्लेन सीट है। अच्छा, प्लेन सीट के ऊपर कुछ पॉजिटिव चार्ज भी रहेंगे इस तरीके से। मैंने कहा कि ये मान लो क्या है इसके बेटा, पॉजिटिव चार्ज है इसके ऊपर। ये कुछ पॉजिटिव चार्ज हो गए जो इसके ऊपर फैले हुए हैं। अच्छा, नॉन कंडक्टिंग है, तो आप जानते हैं चार्ज अपने आप मूव तो करेंगे नहीं, ये चार्ज अपने आप ऐसे ही रखे रहेंगे। इस तरीके से यहाँ चार्ज डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं। डेरिवेशन का स्टेप बाय स्टेप समझ लो बेटा, बहुत आराम से एग्जाम में आता है खूब। हमें करना क्या है, हमें चेक करना है कि इस प्लेन सीट की इंटेंसिटी कितनी है। प्लेन सीट की इंटेंसिटी मान लो हमें चेक करना हो इस डिस्टेंस पे, इस पॉइंट को मान लेते हैं पी। इस पी पॉइंट पे हमको इंटेंसिटी चेक करना है। मान लो इसका सेंटर हो गया ये, तो यहाँ से एक लाइन बना दें अगर इस तरीके से। मान लो हमने कहा ये इस पॉइंट पे इंटेंसिटी चेक करनी है, और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस हमने मान लिया कुछ भी आर मान लिया। ठीक है। अच्छा, अगर इंटेंसिटी यहाँ चेक करनी होगी तो आप जानते हैं इंटेंसिटी चेक करने के लिए गॉस का लॉ लगाते हैं, और गॉस कहता है कि कोई भी गॉसियन सरफेस के अंदर होना चाहिए। अब मैं यहाँ पे एक छोटा सा पार्ट मान लो ऐसे काट लेता हूँ इस तरीके से, इंटेंसिटी यहाँ इस पार्ट की होगी होगी, और इसी पार्ट को मैंने काट के यहाँ पे एक सरफेस बना दिया। कैसा सरफेस बनाया, सिलेंड्रिकल सरफेस। अच्छा, सिलेंड्रिकल सरफेस ही क्यों बनाते हैं, सिलेंड्रिकल सरफेस बनाने का पर्पस ये है क्योंकि इसके अंदर कैलकुलेशन इजी होती है। इसलिए हम क्या मानते हैं कि जिस सरफेस में ये एग्जिस्ट कर रहा है वो कैसा सरफेस है, इलेक्ट्रिकल सिलेंड्रिकल सरफेस है। पहली बात तो ये सरफेस इमेजनरी होगा, ये रियल सरफेस नहीं है, ये एक इमेजनरी सरफेस जिसके ऊपर हम बात कर रहे हैं, इसको पी मानते हैं। ये एक सिलेंडर हो गया। करना क्या है कि मान लो एक वायर, एक मान लो कोई प्लेन सीट है, इस प्लेन सीट से यहाँ पर पी डिस्टेंस पर, इस पी डिस्टेंस पर आखिर कितना इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी होगा निकालना है हमको। तो हमने यहाँ सरफेस सोच लिया कि मान लो एक सरफेस लगा है, हर तरफ से फोर्स लगेगा ना, इधर से भी इंटेंसिटी लगेगी, इधर से भी लगेगी। तो हमने इमेजनरी एक सिलेंडर बना लिया कि एक सिलेंडर होगा जो इतना पोर्शन क्या लगाएगा, इस पे फोर्स लगाएगा, इंटेंसिटी लगाएगा। अच्छा, अगर इधर सिलेंडर बनाया तो सिलेंडर सिंपल सी बात है यहाँ भी बनेगा। इस साइड बनाते हैं इस तरीके से हम सिलेंडर को, बस सिलेंडर कंप्लीट रहेगा ना, जितना सिलेंडर उस साइड बनाया उतना इधर बनाना पड़ेगा। तो हम कह सकते हैं कि ये भी क्या है, सिलेंडर है। बताओ बेटा, हो सकता है ना ये, यही मैंने कहा। अब देखो, मान लो अगर ये एक सिलेंडर बन गया बेटा, अब इस सिलेंडर का आप अगर एरिया वेक्टर देखो बेटा, एरिया वेक्टर क्या होता है, मैंने आपको बताया था कि एरिया वेक्टर हमेशा एरिया के सामने होता है। जैसे मैंने कहा बताओ इसका एरिया वेक्टर क्या होगा, तो आप कहेंगे इसका एरिया वेक्टर इसके सामने ऐसे है। इसका एरिया वेक्टर क्या होगा, तो इसके सामने ऐसे होगा। अच्छा, इसका एरिया वेक्टर क्या होगा, तो आप कहेंगे इसके सामने ऐसे होगा। इसका एरिया वेक्टर क्या होगा, तो आप कहेंगे इसके सामने इस तरीके से होगा। इसका एरिया वेक्टर ऐसे, मेरा एक एरिया वेक्टर ऐसे। हर चीज का एरिया वेक्टर बाहर निकलता रहता है। इसका मतलब इस वाले सरफेस का, आप जानते हैं किसी भी सिलेंडर के अंदर तीन सरफेस होता है। एक ये वाला सरफेस होता है देखो बेटा, एक ये सरफेस होता है, एक ये कर्व सरफेस होता है। तो इस वाले सरफेस का एरिया वेक्टर कहाँ होगा, इससे बाहर की तरफ। इसका मतलब इसका एरिया वेक्टर इस तरफ होगा। अच्छा, इसका एरिया वेक्टर कहाँ होगा बेटा, बाहर की तरफ, इस तरफ होगा, है ना। और इस कर्व वाले का एरिया वेक्टर कहाँ होगा, तो ये बाहर की तरफ होगा, इस तरीके से होगा बेटा, है ना। ये एरिया वेक्टर बाहर की तरफ होगा, इसमें हमने बना दिया।
अच्छा, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी कहाँ होगी? तो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी तो प्लेट से निकल रही होगी ना, तो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी तो हमेशा क्या रहेगी? इस तरफ रहेगी, ऐसे, इस तरफ रहेगी, ऐसे। इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी देखो प्लेट से बाहर तरफ रहेगी ना हमेशा। जैसे प्लेट मान लो बेटा, प्लेट इस तरीके की है, तो प्लेट से इंटेंसिटी तो हमेशा इधर निकलेगी ना। अच्छा, बाहर क्यों निकलेगी? क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज रहेगा तो इंटेंसिटी हमेशा कहाँ निकलती है? बाहर निकलती है। तो इसका मतलब इंटेंसिटी यहाँ आ जाएगी। भाई इंटेंसिटी हमेशा आउटवर्ड रहेगा ना, आउटवर्ड टू द प्लेन। तो ये हमने बना दिया बेटा इंटेंसिटीज का। अब आप देखो यहाँ पे तीन सरफेस हो गए। कौन कौन सरफेस हुआ? एक तो ये वाला सरफेस, एक ये वाला सरफेस, एक ऊपर वाला सरफेस जो ऊपर जा रहा है। अगर बेटा यहाँ पे लेट कर लें, लेट ए यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, a uniformly charged distribution has surface charge density। बेटा मान लेते हैं कि सरफेस चार्ज डेंसिटी कितनी है? सिग्मा है। आपको पता होना चाहिए बेटा, हर एक चीज़ की डेंसिटी होती है। जैसे ये चार्ज है यहाँ, तो चार्ज की कुछ ना कुछ डेंसिटी तो होगी। और चार्ज किसके ऊपर है? पार्टिकुलर पूरे सरफेस के ऊपर है। सरफेस का क्या होता है? एरिया होता है। तो बेटा हम लोग सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा इज इक्वल टू क्यू अपॉन ए लिखते हैं। तो यहाँ से आप समझ रहे हो बेटा कि क्यू इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? क्यू इज इक्वल टू आ जाएगा सिग्मा ए। ये आएगा बेटा, नहीं आएगा? देखो सिग्मा इज इक्वल टू क्यू अपॉन ए, तो क्यू इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन ए। ये कर सकते हैं ना? ये आ गया। इसको मान लेते हैं इक्वेशन 1। क्यू इज इक्वल टू सिग्मा ए आ गया, क्योंकि आप जानते हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा इज इक्वल टू क्यू अपॉन ए होता है। बिल्कुल सही। अगर बेटा हम कहें द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स टू द प्लेन शीट। बेटा प्लेन शीट का टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा? अगर ये मुझे निकालना है, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स आप जानते हैं फॉर्मूला होता है E डॉट डी ए। बोलो बेटा। और अगर इंटीग्रेट कर देंगे तो टोटल निकल के आ जाएगा। अच्छा, इसको मान लेते हैं, मान लो A1, इसको मान लेते हैं A2, इसको मान लेते हैं A3। अच्छा, आप जानते हो बेटा जिस तरफ एरिया वेक्टर उस तरफ इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी, तो मतलब थीटा क्या हो जाएगा बेटा? 0 डिग्री। जिस तरफ आपका इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी उसी तरफ आपका क्या है? एरिया वेक्टर, मतलब एंगल क्या है? 0। अब यहाँ देखो बेटा, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड जा रही है इस तरफ, एरिया जा रहा है इस तरफ, तो थीटा यहाँ कितना हो जाएगा बेटा? 90 डिग्री। इसको मान लेते हैं A3। तो A2, A1, A2 और A3 आया निकल के। अब देखो, अगर मैं आपसे बोलूँ बेटा टोटल इंटेंस इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे E डॉट डी ए इज इक्वल टू, सबसे पहले किसका निकालोगे? 1 वाले पोर्शन का। तो इसका निकालोगे तो लिखोगे, तो इंटेंसिटी देखो बेटा, इंटेंसिटी तो हर तरफ बराबर रहेगी। जितनी इंटेंसिटी यहाँ है उतनी इंटेंसिटी यहाँ है, उतनी इंटेंसिटी ऊपर भी है। इंटेंसिटी हर जगह सेम है। तो आप कहेंगे पहले वाले पोर्शन के लिए ई डॉट डी ए वन प्लस ई डॉट डी ए टू। अच्छा, डी क्यों लगा रहे हैं? डी लगा रहे हैं स्मॉल एरिया के लिए। से पूरा एरिया है, स्मॉल एरिया लगाएंगे तो डी लगाना पड़ेगा ना। तो डी ए वन डी ए टू इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी ए थ्री हो जाएगा ना। अब आप देखो बेटा, आपको पता है कि ये ई डॉट डी ए लिखा हुआ है, पहला वाला लिखोगे तो ई डी ए। आप जानते हैं डॉट हटाने पे कॉस थीटा आता है, और पहले वाले के लिए एंगल कितना है? 0। तो हो जाएगा कॉस 0 डिग्री प्लस ई डी ए टू। ए टू के लिए देखो बेटा एंगल कितना आया है? 0 डिग्री, तो यहाँ भी कॉस 0 डिग्री प्लस ई डॉट, अब डॉट हटाओगे तो क्या आ जाएगा? डी ए थ्री कॉस, और थर्ड वाले के लिए बेटा एंगल कितना बन रहा है? 90 बन रहा है, तो ये 90 डिग्री हो गया। अब आपको पता है बेटा देखो, ये पहली बात तो ई बाहर रहेगा, इंटीग्रेशन डी ए का होगा, है ना? बोलो, या इसको ऐसे छोड़ दो, ई डी ए करो, डी ए का आ जाएगा डॉट। आपको पता है बेटा देखो यहाँ पे ई डी ए है, तो कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है, पता है ना? कॉस 0 वैल्यू 1 होती है। तो ई बाहर रहेगा, अंदर क्या बचा? डी ए बचा। प्लस यहाँ आप जानते हैं बेटा, यहाँ पे ई बाहर रहेगा,
और ये dA2 बचेगा, क्यों? क्योंकि cos जीरो की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। और यहाँ देखो cos 90 जीरो और cos 90 जीरो पूरा ही क्या हो गया, जीरो हो गया। अब ये हो गया बेटा E, बोलो बेटा, ये हो गया E, और dA का आप जानते हैं हो जाएगा A भाई, dA स्मॉल एरिया, और इंटीग्रेट करेंगे टोटल एरिया निकल, इंटीग्रेट का मतलब होता है टोटल निकालना, मैथ्स का टॉपिक होता है इंटीग्रेशन, उसका मतलब होता है टोटल सम। तो dA का क्या बन गया, E, dA छोटा एरिया था, A पूरा एरिया आ गया। यहाँ आप कहेंगे हो जाएगा E, और ये 1 था और ये 2 था, तो dA1 का मतलब A1, और ये E, dA2 का मतलब A2, ये तो जीरो हो गया। और आप जानते हैं बेटा कि जितना A1 है उतना A2 है, मतलब आप कह सकते हो कि A1 और बराबर A2 है, तो उसको अलग अलग A1 A2 लिखने से अच्छा क्या लिखें हम, उसको A ही लिख देते हैं, कोई दिक्कत तो होगी नहीं। तो आप कह देंगे बेटा यहाँ से E डॉट A, E A, जब A1 A2, जैसे मैं ये कह रहा हूँ इसका एरिया और इसका एरिया बराबर अगर है तो अलग अलग एरिया मानने की क्या जरूरत है, EA और प्लस EA। तो आप कहेंगे यहाँ से ये बन जाएगा E डॉट A। देखो बेटा ये वेक्टर फॉर्म चल रहा है, ये वेक्टर में तो था, इसको नहीं मैंने एंगल लगाया था यहाँ पर, है ना, तो ये 2EA। अब आप बेटा बोलोगे यहाँ पर अकॉर्डिंग टू गॉसेस लॉ। बेटा गॉस लॉ के अकॉर्डिंग आपको पता है कि आपको पता है फाई इज इक्वल टू होता है E डॉट A, पढ़े होगे आप, यहाँ लिख देता हूँ मैं इस जगह पर। आपको पता है कि आपने पढ़ा है कि फाई इज इक्वल टू होता है E डॉट A, और गॉस लॉ के अकॉर्डिंग होता है 1/एप्सिलॉन नॉट। बात पढ़ चुके हो ना कि ये फॉर्मूला आपने निकाला है गॉस थ्योरम में। तो बेटा बताओ जहाँ पे E डॉट A लिखा है, क्या वहाँ पे Q/एप्सिलॉन नॉट लिख सकते हैं? क्योंकि देखो E डॉट A भी फ्लक्स होता है और Q/एप्सिलॉन नॉट भी फ्लक्स होता है, तो E डॉट A की जगह पे क्या लिख देंगे हम, Q/एप्सिलॉन नॉट। तो आप कहेंगे बेटा यहाँ पर आ जाएगा इन इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 में बेटा हम क्या करेंगे, जहाँ पे E डॉट A लिखा है किसकी वैल्यू होती है, फाई की होती है, फाई आप जानते हैं Q/एप्सिलॉन नॉट होता है। तो जहाँ पे E डॉट A लिखा है वहाँ पे लिख सकते हैं Q/एप्सिलॉन नॉट, और ये इक्वल किसके है, 2EA के, 2EA के, है कि नहीं बेटा। और बेटा Q की वैल्यू अभी देखो क्या निकाला था हम लोगों ने, सिग्मा ए। तो जहाँ पे Q लिखा है वहाँ क्या लिख सकते हैं, वहाँ लिख सकते हैं सिग्मा ए अपॉन एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू 2EA। अब बताओ बेटा ए से एक कट जाएगा, कटेगा ना, तो यहाँ से अगर E इक्वल टू निकालना होगा तो क्या निकल के आएगा, 2 अपॉन भेज दोगे, तो E इज इक्वल टू आ जाएगा आपका बेटा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। बेटा यही हमारा फॉर्मूला होता है किसी प्लेन शीट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला, कितना आसान सा निकल के आ गया। ये हो गया हमारा बेटा प्रूविंग। इस तरीके से बेटा हम लोग प्रूव कर लेते हैं। एक बार इसका फोटो ले लीजिए और इसको बहुत अच्छे से लगाइएगा, प्रैक्टिस करिएगा। तो बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालने के लिए हमको ये काम करना पड़ता है। यहाँ पर कोई डाउट हो, कोई समस्या हो तो बताओ बेटा आप। कोई समस्या नहीं, अच्छे से हो जाएगा। देखो कोशिश करते रहो, है ना, कोशिश करते रहिए, आपका काम हो जाएगा। एक कहावत होती है कि मंजिलें मिल ही जाती हैं भटकते भटकते, बहके हुए तो वो हैं जो घर से निकले ही नहीं। तो बेटा आप अगर निकले हो घर से तो कहीं ना कहीं आपको एक मंजिल मिलेगी, लेकिन अगर आप घर से निकले ही नहीं हैं, अगर आप कोशिश ही नहीं कर रहे हैं तो कुछ नहीं हो सकता आपका। तो कोशिश करना पड़ेगा बेटा। तो ये डेरिवेशन देखो बेटा ऐसे लगाते हैं। इसमें थोड़ा सा एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैं उसको डिस्कस कर देता हूँ। अच्छा ये बताओ, ये डायग्राम हटा दें, कोई दिक्कत तो नहीं है, हटा सकते हैं आराम से। इसको हटाते हैं, देखो इस डायग्राम को हटा दिया मैंने। अब देखो बेटा अगर मान लो दो प्लेट है, सपोज करो बेटा अगर दो प्लेट है, मान लो इस तरीके से, एक ये प्लेट है, देखो ये, मैं यहाँ पे समझने के लिए एक प्लेट और बनाता हूँ, देखो ये। अब देखो बेटा ये दो प्लेट्स हैं यहाँ पर, मैं बोल रहा हूँ मान लो एक पे सिग्मा 1 चार्ज डेंसिटी है, दूसरे पर सिग्मा 2 चार्ज डेंसिटी है। दो प्लेट हैं, दोनों प्लेट पे एक पे सिग्मा 1 एक पे सिग्मा 2, और दोनों ही प्लस में है, ये भी प्लस में है ये भी प्लस में है। तो दोनों प्लस में होंगे तो आप कहेंगे देखो बेटा मान लिया मैंने इसकी इंटेंसिटी E1 है
और इसकी इंटेंसिटी E2 है। आप जानते हैं हमेशा प्लस वाले से इंटेंसिटी बाहर निकलती है बेटा, है ना। तो इसकी इंटेंसिटी इस तरफ निकलेगी बाहर, E2 हो जाएगी। इसकी इंटेंसिटी इस तरफ बाहर निकलेगी, E1 हो जाएगी। देखो, अच्छा इसके अंदर भी तो होगी इंटेंसिटी, तो मान लो E1 वाली इंटेंसिटी यहाँ पहुँच गई। जैसे ये पहले देखो कौन सी इंटेंसिटी थी, देखो ये E2 प्लेट था, तो E2 प्लेट की इंटेंसिटी इसकी इस तरफ, E1 प्लेट की इंटेंसिटी देखो बेटा इस तरफ आ जाएगी। भाई इंटेंसिटी बाहर निकलेगी पॉजिटिव वाले से। अच्छा ये E1 इंटेंसिटी बाहर निकलते निकलते यहाँ आ गई, ऐसे E1, और ये इंटेंसिटी बाहर निकलते निकलते यहाँ आ गई, कौन सी इंटेंसिटी, E2। तो बताओ बेटा मिडिल में, मिड पॉइंट पर, इस P पॉइंट पे इंटेंसिटी कितनी होगी। तो आप कहेंगे बेटा यहाँ पे इंटेंसिटी जो निकालेंगे हम, वो इंटेंसिटी क्या निकल के आएगी, तो इंटेंसिटी का फॉर्मूला E इज इक्वल टू, देखो ये E1 इधर जा रहा है, E2 इधर आ रहा है, दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है ना। तो E1 की आप निकालोगे तो माइनस करना पड़ेगा, E1 माइनस E2 करना पड़ेगा, जब दोनों की डायरेक्शन अलग अलग है। तो यहाँ पे E इज इक्वल टू बेटा क्या निकल के आएगा, तो आप कहेंगे E इज इक्वल टू E1 की इंटेंसिटी बेटा कितनी हो जाएगी, तो आप जानते हैं फॉर्मूला तो सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो E1 के लिए कितना है बेटा, सिग्मा 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। E2 के लिए बेटा कितना हो जाएगा, सिग्मा 2 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। मतलब कह सकते हैं कि E इज इक्वल टू सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ये कैसे आया, जब दोनों अपोजिट थे तो हमने मिड में निकाल लिया, तो मिड पॉइंट पे इंटेंसिटी ये निकल के आ गई। ठीक है, मिड पॉइंट के लिए है बेटा, ये मिड पॉइंट के लिए, मिड मिड मतलब बीच में इसके, है ना कहीं। अच्छा अगर बेटा हम बात करें, मान लो यही दोनों प्लेट्स होती, लेकिन ये दोनों प्लेट बेटा कुछ इस तरीके से होती हैं, अगर सपोज करो, अगर ये दोनों प्लेट्स बेटा कुछ इस टाइप से होती, देखिए, तो मैं कह रहा हूँ मान लो एक प्लेट ऐसे है बेटा, एक प्लेट बेटा मान लो इस तरीके से है। अब मैं बोल रहा हूँ पहले पे सिग्मा 1 है, दूसरे माइनस सिग्मा 2 है, तब क्या होता। तो बेटा आप जानते हो हमेशा कि अगर कोई माइनस वाला चार्ज रहेगा, माइनस वाला पार्टिकल होगा, तो माइनस वाले की तरफ इंटेंसिटी हमेशा आती है, जैसे इस तरह से इसके ऊपर इंटेंसिटी यहाँ आएगी, तो हो जाएगी E2। माइनस वाले के ऊपर हमेशा इंटेंसिटी आती है, तो माइनस E2 इधर आ गया, इसकी तरफ आएगा। अच्छा ये भी इधर आएगा इस तरीके से E2, क्योंकि आपको पता होना चाहिए बेटा कि माइनस वाले पार्टिकल के ऊपर हमेशा इंटेंसिटी इंटर करती है, जो कि पॉजिटिव वाले से निकलती है। अच्छा ये तो पॉजिटिव में ही है, तो इससे इंटेंसिटी निकल रही होगी इस तरफ, E1, और यहाँ भी E1। अब बेटा अगर आपसे हम पूछेंगे कि इंटेंसिटी बिटवीन द प्लेट्स, अगर बेटा यहाँ पे आपसे हम पूछें कि बताओ इंटेंसिटी इंटेंसिटी बिटवीन प्लेट क्या होगा, तो आप कहेंगे इसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमको टोटल E1 E2 दोनों जोड़ना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। ऐड क्यों करना पड़ेगा, क्योंकि दोनों की डायरेक्शन कैसी है, सेम है। तो आपको बेटा सेम है, तो ये हो जाएगा सिग्मा 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, तो आप कहेंगे सिग्मा 2 अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और दोनों ऐड कर दोगे तो ये बन जाएगा आपका सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो देखो बेटा वहाँ पे हमने क्या करना पड़ा, अच्छा यहाँ पे माइनस किए थे, ठीक है, यहाँ पे क्या करोगे बेटा, प्लस करोगे, क्योंकि दोनों की डायरेक्शन कैसी है, सेम है, और सेम डायरेक्शन होने पे हम क्या करते हैं, प्लस करते हैं। देखो ये प्लस लगा हुआ है। तो इस तरीके से बेटा दो कंडीशन हो गई, एक तो फर्स्ट कंडीशन ये आ गई आपके पास, एक सेकेंड कंडीशन ये आ गई। तो ये दो कंडीशन ध्यान रखिएगा, ये डिपेंड करता है कि प्लेट के ऊपर चार्ज कौन सा है, उसी के हिसाब से हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे। और बेटा अगर इन दोनों के लिए मान लो सिग्मा 1 सिग्मा 2 सेम हो जाए, अगर सिग्मा 1 इक्वल टू सिग्मा 2 हो जाए, तो आप कहेंगे इसका मतलब E इज इक्वल टू सिग्मा प्लस सिग्मा 2 सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो 2 से 2 कैंसिल हो गया बेटा, तो E इज इक्वल टू कितना आ गया, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो इस तरीके से बेटा हम लोग इंटेंसिटी निकाल लेते हैं, अगर दोनों प्लेट पे चार्ज डेंसिटी सेम हो जाएगी तब। बेटा उम्मीद करते हैं आपको डेरिवेशन समझ में आया होगा बढ़िया तरीके से, खूब अच्छे से लगाइए। इसके बाद एक एप्लीकेशन और बचा हुआ है, वो भी डिस्कस कर लेंगे, फिर आपके इस चैप्टर के सारे डेरिवेशन कंप्लीट हो गए। ठीक है बेटा, थैंक यू।